अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात, मुल्क भर में जो बल्दियाती इंतखाब है इस वक्त सिर्फ कैंटोनमेंट बोर्ड्स में कराए जा रहे हैं। हर जमात अपना अपना यहाँ पर जो बर्तरी है उसको साबित करने पे तुली हुई है। बात करेंगे प्रोग्राम के शुरू में इस टॉपिक पे। उसके बाद अपोजिशन किस मिशन पे है, हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार सुहेल राइट साहब मौजूद होंगे और उनसे पूछेंगे। बिलावल भी इस वक्त पंजाब में है, पंजाब में और बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, सो अपोजिशन क्या इस वक्त चाह रही है। आखिर में हम बात करेंगे नूर मुकद्दम केस की। अबूरी चालान जमा कराया गया, बड़ी ही शॉकिंग बातें उसमें सामने आई हैं, इस पे होगी गुफ्तगू। आगाज़ करते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के हवाले से। ये है क्या, कैसे हो रहे हैं, कहाँ कहाँ हो रहे हैं, जो लोग नहीं जानते ज़रा हम क्विकली आपको एजुकेट करते चलें। इस वक्त मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात सिर्फ और सिर्फ कैंटोनमेंट बोर्ड में करवाए जा रहे हैं। 41 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, 206 जनरल नशिस्तें हैं, 1500 से ज़ायद उम्मीदवार हैं, 21 लाख रजिस्टर्ड इसमें वोटर है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान का जो ब्रेक डाउन है वो आप देख सकते हैं कि कहाँ पर कितनी कितनी कैंटोनमेंट में नशिस्तें हैं, वार्ड्स हैं, उम्मीदवार हैं। आगे चलते हैं। 684 आज़ाद उम्मीदवार हैं, जिसमें 876 सियासी जमातों के उम्मीदवार हैं। मजीद ब्रेक डाउन हम आपको करके बता रहे हैं। सबसे ज़्यादा तादाद अगर हम देखें तो तहरीक इंसाफ ने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं 183, मुस्लिम लीग नवाज़ ने 144 और पीपल्स पार्टी ने 113, जमात इस्लामी ने 104, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाक सरजमीन पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, JUIF, इनकी कितनी रिप्रेजेंटेशन है ये आप देख सकते हैं इस चार्ट के अंदर। कैंटोनमेंट बोर्ड में जो पंजाब में कौन कौन से इलाके हैं, कौन कौन से शहर हैं, कौन सी, ये आप एक ब्रेक डाउन देख सकते हैं कि इस वक्त जो पंजाब में इन जगहों पे कैंटोनमेंट बोर्ड्स में इंतखाब हो रहा है। सिंध का रुख करें तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किन इलाकों में इस वक्त ये इलेक्शन हो रहा है, उनके नाम अपनी स्क्रीन्स पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आप देख सकते हैं और इसके अलावा बलूचिस्तान में भी किन जगहों पर ये कैंटोनमेंट बोर्ड्स इंतखाबात हो रहे हैं ये एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी तक के जो रिजल्ट सामने आए हैं गैर हतमी, गैर सरकारी, वैसे तो हर सियासी जमात अपनी बर्तरी साबित करना चाह रही है यहाँ पे, लेकिन अभी तक जो उम्मीदवारों के हिसाब से रिजल्ट्स आए, आज़ाद उम्मीदवार 26, तहरीक इंसाफ के पास 26 नशिस्तें हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के पास अभी तक गैर हतमी, गैर सरकारी जो नताइज हैं उस हवाले से 22 नशिस्तें हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास 10, पीपल्स पार्टी 8, बलूचिस्तान अवामी पार्टी 3, अवामी नेशनल पार्टी 2, जमात इस्लामी 2, जमीयत उलमा इस्लाम पे। अपने नुमाइंदों के पास हम चलते हैं, क्विकली उनसे पूछते हैं कि इस वक्त तक क्या सूरत हाल है। अरबाब चांडियो साहब हमारे साथ कराची से हैं, राशिद हबीब साहब हमारे साथ रावलपिंडी से हैं, ख्वाजा नसीर साहब हमारे साथ लाहौर से हैं। अरबाब चांडियो साहब आपसे आगाज़ करते हैं, क्या सूरत हाल है और कब तक मुकम्मल तौर पे सरकारी नतीजा आ जाएगा? और वैसे पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है कि बहुत ऐसी जगहों पे उन्होंने जीता है ये इंतखाब, जगहों पे जहाँ पे पहले वो नहीं निकाल पाई थी जो अपने वोट्स। आज ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये दावा किसी हद तक तो दुरुस्त है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची का जो आधा हिस्सा है, आप कराची को जानती होंगी यकीनन, और मेरे सवाल का आपने हाँ में जवाब दिया होगा और आपने जी भी कह दिया। कराची को अगर आप खूबसूरती से देखें तो कराची का जो साउथ का इलाका है, जिसमें कंटोनमेंट, मनोड़ा कंटोनमेंट है, क्लिफ्टन कंटोनमेंट है और कराची कंटोनमेंट में, यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खासी बेहतर पोजीशन में आई है। बल्कि यूँ कह दे कि मुर्तज़ा अवाब जिस घर में रहते हैं वहाँ से वो वार्ड मुर्तज़ा अवाब जीत गए हैं। तो मुर्तज़ा अवाब की जो कदम है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक अच्छे कदम साबित हुए और हो सकता है कि आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में भी उसके ये कदम अच्छे साबित हो। तो एक तरह है, लेकिन जो कराची का बाकी आधा हिस्सा है जिसमें आप शाहराह फैसल यानी कयूमाबाद से लेकर हज़ारा गोट, जिसमें जो है सुपर हाईवे भी आता है, नेशनल हाईवे भी आता है, उसमें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतना हासिल नहीं हो सका है। अच्छा। एक बीच वाली जो पट्टी है फैसल कंटोनमेंट, वहाँ तो स्वीप किया है, यानी 10 में से 6 नशिस्तें PTI ले गई है। इसका अच्छा। मतलब है उसके जो MNAs और MPAs है उन्होंने अपना हिस्सा लिया है। हाँ, दूसरा मलीर कैंट है, मलीर कैंट में जो है वहाँ पर MNA जो है वो पीपल्स पार्टी का नहीं है। अच्छा। लेकिन MPA है, वहाँ पर जो है वो कैप्टन जमील जो है उन्होंने मलीर कैंट के अंदर जो 3-4 वार्ड है वहाँ पर पीपल्स पार्टी को मोटा मोटा हिसाब बताइएगा चांडियो साहब कि इस वक्त PTI की, पीपल्स पार्टी की और MQM की क्या परफॉर्मेंस है वहाँ पे, अगर हम अपने जो देखने वाले लोग जो नहीं जानते कराची को ज़्यादा,
انہیں موٹا موٹا حساب بتائیں کہ کون سی جماعت جو وہاں پہ بہتر جو ہے اس کے اشاریے نظر آ رہے ہیں اس وقت؟ موٹا حساب یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے کراچی میں خسارے میں ہے، اچھا، اور ایم کیو ایم حیدرآباد میں فائدے میں ہے۔ حیدرآباد میں 10 نشستوں میں سے 7 پیپلز یعنی ایم کیو ایم جیت گئی ہے، وہاں صرف 3 ملی ہے، تو ایم کیو ایم کو فتح صرف حیدرآباد میں ہوئی ہے۔ کراچی کے کسی بھی کنٹونمنٹ میں ایم کیو ایم کو اتنی طاقت نہیں ملی کہ ان کا وائس چیئرمین آ سکے، کیونکہ چیئرمین تو آپ کو پتا ہے کہ وہ دوسرے آتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کو فیصل کنٹونمنٹ میں واضح اکثریت حاصل ہے، اور دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے تو ملیر کنٹونمنٹ میں بھی ان کا وائس چیئرمین آ جائے گا۔ لیکن ایک اور دلچسپ بات ہے کہ کورنگی کنٹونمنٹ میں مسلم لیگ نون آ گئی ہے۔ اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ مسلم لیگ نون کو کراچی میں ہلکا سمجھا جا رہا تھا، لیکن شاید شہباز شریف کے یہاں آنے یا بلاول صاحب کے للکارنے کے بعد انہیں تھوڑا سا انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ بات۔ اچھا، تو یہ یعنی ایم کیو ایم کی جو پھر باقی جو ریکور کس نے کیا ہے کراچی اور باقی علاقوں میں، کیونکہ جب یہ ووٹ بینک ہے یہ اٹ واز اپ فار گریبز، تو کس کا ووٹ بینک بہتر ہوا ہے، کس کا ووٹ بینک نیچے گرا ہے؟ بلدیاتی انتخاب ایک بڑا لٹمس ٹیسٹ ہوتے ہیں جماعتوں کی پاپولیرٹی کا بھی اور جماعت کی مینجمنٹ کے بھی۔ تھوڑا سا ووٹ بینک بہتر ہوا ہے جماعت اسلامی کا، جو کہ جماعت اسلامی کسی حساب کتاب میں نہیں تھی۔ حالانکہ آپ کو پتا ہے جماعت اسلامی سال میں 12 مہینے سیاست کرتی ہے اور گراس روٹ کی سیاست کرتی ہے، اس نے ملیر میں کم بیک کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو نقصان میرے خیال میں، ہاں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی دونوں دعویٰ کر سکتی ہیں کہ کراچی میں ان کو کر بھی رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہو کہ ٹویٹر پہ کر بھی رہی ہیں دونوں دعویٰ۔ ہمارے ساتھ چاڈیو صاحب، راشد حبیب صاحب کے پاس چلتے ہیں، راول پنڈی سے بھی تھوڑی سی ذرا ہم سنگن لے لیں وہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ جی راشد صاحب، کیا ہے وہاں پر ابھی تک جو غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ، کس کا پلڑا بھاری ہے؟ پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ ہم نے بہت اچھا جو فائٹ بیک کیا ہے اور بہت زیادہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اقتدار میں نہ ہوتے ہوئے بھی ووٹ ہم نے کافی جو ہے سیکیور کیا ہے، کیا ہے صورتحال؟ جی ماریا، ایسی ہی صورتحال ہے۔ اب تک جو غیر سرکاری غیر حتمی نتائج آئے ہیں ان میں پلڑا نون لیگ کا بھاری نظر آ رہا ہے، اور پی ٹی آئی کی پریشانی یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ وارڈ 6 کے ممتاز وڑائچ صاحب ہیں، انہوں نے ابھی ایک درخواست دی ہے ریٹرننگ آفیسر کو، جس میں انہوں نے ری کاؤنٹنگ کی استدعا کی ہے، کیونکہ ان کے وہ کہتے ہیں کہ میرے 145 ووٹ کی لیڈ تھی، مجھے رزلٹ دیا گیا، جب میں چلا گیا تو بعد میں مجھے فون پہ بتایا گیا کہ آپ کے 45 ووٹ جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے بھی واقعات دیکھے گئے ہیں کہ پرچیاں جو ہیں وہ باہر سے لوگ لے کے جا رہے ہیں اور پول کر رہے ہیں۔ یہ الزامات حکمران جماعت لگا رہی ہے دانلی کے، اور سخت پریشان دکھائی دے رہے ہیں پی ٹی آئی والے حضرات۔ لیکن یہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ہر امیدوار جو ہے اس قسم کے دعوے کرتا ہے کہ وہ جیت گیا، یہ وہ ہار گیا، مخالف ہار گیا۔ اس وقت نون لیگ والے دعوے بہت کر رہے ہیں اور جشن بھی منا رہے ہیں، لیکن اصل صورتحال تو تب بھی ہوگی جب حتمی طور پر سرکاری طور پر نتائج جاری کیے جائیں گے۔ تاہم اس وقت جو میں نے آپ کو بتایا پی ٹی آئی کہ امیدوار کی پوزیشن وہی ہے، یعنی پی ایم ایل این نے اچھا پرفارم کیا ہے، جو ہے تمام تر جو بھی بیانیے کی جنگ یا ڈیفرنس ہے، جو بات بھی کی جائے غیر سرکاری نتائج، جی غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق جو ٹرینڈز ہیں، ٹرینڈز میں بول دیتی ہوں، وہ اس وقت لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این نے امپروو کیا ہے۔ جی خواجہ نصیر، لاہور میں ہم کیا صورتحال ہے، وہاں پہ کس کے حق میں ہے یہ ٹرینڈ اس وقت؟ جی خواجہ نصیر صاحب۔ جی کوشش ہماری خواجہ نصیر صاحب سے بات ہو جائے، اصل میں وہاں میوزک بہت زیادہ ہے، شور بہت زیادہ ہے، تو فیلڈ رپورٹنگ چونکہ میں نے بھی کی ہوئی ہے، بات چیت اور آواز جو ہے وہ پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر دیکھ لیں ہمارا ان سے رابطہ ہو جائے تاکہ ہم تھوڑے لاہور کی بھی اپڈیٹ لے لیں۔ خواجہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل مجھے آواز آ رہی ہے۔ جی کیا ٹرینڈ ہے شہر لاہور کا؟ جی اس وقت لاہور میں ٹیمپرامنٹ یہ ہے کہ لاہور میں ابھی تک پاکستان مسلم لیگ نواز نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ لاہور کی دونوں جو کنٹونمنٹس ہیں، جن میں والٹن کنٹونمنٹ کا ان کا یہ کہنا تھا کہ 9 میں سے 9 کی 9 نشستیں وہ جیت چکے ہیں، جبکہ لاہور کنٹونمنٹ میں مسلم لیگ نون کے جو مرکزی رہنما جس پورے اس انتخابی کمپین کے انچارج تھے، رکن قومی اسمبلی خواجہ سعد رفیق، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 10 میں سے 6 نشستیں مسلم لیگ نون جیت چکی ہے۔ دوسری جانب ہمیں جو الیکشن کمیشن کی جانب سے اب تک جو تصدیق شدہ اور غیر حتمی اور غیر سرکاری
नताइज मौसूल हुए हैं उसके मुताबिक वाल्टन कंटोनमेंट में मुस्लिम लीग नून के पास 1, 2, 3, 5 और 6 4 नशिस्तें अभी तक जो इलेक्शन कमीशन के हतमी जो रिजल्ट है उनके मुताबिक आ रही हैं। ओवरऑल इस वक्त लाहौर शहर में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का टेम्परामेंट और एक जोशो खरोश अपने पूरे अरूज पर है। लेकिन खालिद साहब इसका मतलब है शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज जो कि इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए इस वक्त तो उनकी जो भी स्ट्रैटेजी है वो कामयाब नजर आ रही है इस वक्त, बिकॉज वो निचले लेवल पे मैनेजमेंट जो है खास तौर पे ये उनका फोटे है, ये उनकी एक्सपर्टीज है। ये दुरुस्त एनालिसिस है? बिल्कुल मारिया, आपका बिल्कुल दुरुस्त एनालिसिस है। और मुस्लिम लीग नून ने जो वाल्टन और लाहौर कंटोनमेंट में जो इलेक्शन लड़ा वो शहबाज शरीफ के उसी नारे पर लड़ा कि काम को इज्जत दो, जबकि जो 2 नारे जो 2 बयानिए मुस्लिम लीग नून में मौजूद थे उनमें जो शहबाज शरीफ का बयानिया था कि काम को और खिदमत को इज्जत दो, यही बैनर लगाए गए और इसी बयानिया पर ख्वाजा साद रफीक ने, यासीन सोहल ने और मुस्लिम लीग नून के अरकान असेंबली ने भरपूर तरीके से यही सवाल मैं जरा राशिद साहब से पूछ लूं। राशिद साहब, वहां पर क्या स्लोगन है पिंडी के अंदर ये जो PMLN का? जी, PLMN का यही स्लोगन है, वोट को इज्जत दो, काम को इज्जत दो। और जो जश्न मनाया जा रहा है वो उसमें इतने कॉन्फिडेंट थे कि रिजल्ट बाकायदा अनाउंस होने से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर देते थे। और पोलिंग स्टेशन के बाहर जो मनाजिर देखे जा रहे थे उसमें अच्छा देखने में ट्रेंड ये आया है कि जो वोटर आ रहे थे जी बैज लगे हुए थे वो PTI के ज्यादा थे। हमें ये बात पता चली है, पता नहीं किस हद तक गलत है या दुरुस्त है, कि PTI के बैज लगाकर वो लोग आए ताकि उन्हें वोट डालने में कोई प्रॉब्लम या रुकावट पेश ना आए। अच्छा, इंटरेस्टिंग, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ख्वाजा नसीर थे, राशिद हबीब थे, अरबाब चाहते हमें जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं उनसे आगाह करे थे। जो ट्रेंड बता रहे थे वो बहरहाल वो कह रहे हैं वो काफ़ी वाजे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के नताइज का इंतजार करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद के अंदर एक प्रोटेस्ट हो रहा है आज, और ये जो PMDA हुकूमत लेकर आ रही है इसके खिलाफ बड़ा यूनिफाइड सा तमाम जो सहाफ़ी जो बॉडीज़ हैं, जो एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस वक्त एक धरना वो हो रहा है। कल भी ये चलेगा। कल चूँकि पार्लियामेंट का एक इजलास है और उस वक्त अफजल भट्ट साहब सदर PFUJ हमारे साथ मौजूद हैं बराह रास्त वहाँ से। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या बड़े बड़े मुतालबात हैं आपके, और आपसे कोई इंगेज कर रहा है, कोई बातचीत कर रहा है, कोई हुकूमती नुमाइंदा आया है, और आप ये कब तक धरना करना चाहते हैं और किन एश्योरेंसेस पे धरना ख़त्म किया जाएगा? बहुत शुक्रिया मारिया। एक तो थोड़ी सी वजाहत कि मैं फॉर्मर प्रेसिडेंट हूँ PFJ का, और अभी जो धरना दिया गया है इसके लिए जो एक्शन कमेटी बनी थी मैं उसका चेयरमैन। ओके माय बैड जी। दूसरा जो आपने बताया कि हमारा ये धरना किन मुतालबात के लिए है और क्या हमारे पास कोई आया और क्या हम कब तक बैठेंगे, ये बड़े इंटरेस्टिंग तीनों सवालात हैं। क्योंकि इस हुकूमत के लिए एक अजीबोगरीब प्रॉब्लम है कि जब आप कोई इनसे मुतालबा करते हैं तो ये आपसे डायलॉग करने की बजाय आपके साथ मुकाबले पे उतर आते हैं। मुकालमा नहीं करते, मुकाबले पे उतर आते हैं। और जब हमने इनसे ये मुतालबा किया कि हमारे बेसिकली 4 मुतालबात हैं जिसके लिए ये धरना हुआ, जिसमें एक मुतालबा तो अब वर्ल्ड नाउन हमारा वो मुतालबा है जो PMDA के हवाले से है, जिसे हम पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं कहते, हम उसे पाकिस्तान मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी कहते हैं। सही। और उसके हवाले से हमारी PFUJ अनाउंस कर चुकी है कि इस पर गवर्नमेंट से बातचीत ही नहीं हो सकती। ओके। इस आइडिया पर भी हम नहीं बैठ सकते कि हम बैठ कर ही बात कर लें कि क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी कंट्रोलिंग अथॉरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतने एग्जिस्टेंस लॉज मौजूद हैं कि अगर आप उन पे इम्प्लीमेंट कर लें तो वर्कर के मसाइल भी हल हो जाते हैं, फेक न्यूज़ के मसाइल भी हल हो जाते हैं, और पाकिस्तान के अंदर मीडिया जो है वो तरक्की भी कर सकता है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि आपने अचानक ये PFJ ने क्या ऐलान कर दिया कि हम गवर्नमेंट के साथ बैठने के लिए तैयार। हाँ जी ये भी कंफ्यूजन है। देखते हैं कि गवर्नमेंट पहले अनाउंसमेंट कर रही थी कि जी ये ऑर्डिनेंस की सूरत में मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी आ रही है। थोड़े से स्टेक होल्डर आपस में बैठे, बातचीत की कि भाई ये क्या हो रहा है, पता करें। तो फिर थोड़ा सा प्रेशर आया, तो फिर ये कहा गया कि नहीं, ये तो बिल की सूरत में हम ला रहे हैं।
फिर थोड़ा सा और प्रेशर आया तो कहा कि भाई इसका तो मुसव्वदा ही सिरे से मौजूद नहीं है। जी, मुसव्वदा क्यों नहीं है बट साहब? कभी आपने पहले देखा इस तरह के मुसव्वदा ना हो और कॉन्सेप्ट पेपर दे दिया जाए और कहा जाए कि इसके बाद हम इस पे मुसव्वदा बनाएंगे कंसल्टेशन के बाद? ये मुसव्वदा क्यों नहीं है? ये क्या जवाब देते हैं आपको? मैं जो PFUJ ने अपनी बॉडी ने, हमारी इस बॉडी ने तमाम लोगों से कंसल्टेशन करने के बाद गवर्नमेंट को ये जवाब दिया कि हम आपके साथ PMDA पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि कभी आप इशारा देते हैं कि इसके पीछे फौज है, कभी आप इशारा देते हैं कि इसके पीछे GHQ है। जब आप पर प्रेशर आता है तो आप तमाम चीजों का प्रेशर उधर डालने के लिए, खुद बेल आउट होने के लिए आप उनका नाम लेना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए PFUJ ने तो कह दिया है कि इसके पीछे बदनीयती है। अगर नीयत ठीक हो, बिल ठीक हो, ऑर्डिनेंस ठीक हो, तो फिर इसको छुपाने की क्या जरूरत है? अगर इससे मीडिया इंडस्ट्री की बेहतरी मकसूद हो, इससे मीडिया वर्कर के हालात बेहतर बनाना चाहते हो, इससे फेक न्यूज का खात्मा करना चाहते हो, तो इसको ओपन करें। सही। टीवी चैनल पे दें कि देखें जी हमने तो ये लाना चाह रहे हैं, लेकिन PFUJ नहीं बैठना चाहती। ठीक है। बेसिकली इसका क्रक्स तो ये है कि ये इसके 12 मेंबर होंगे। जी जी। उन 12 मेंबर्स का चुनाव हुकूमत करेगी। सर उसमें से कह रहे हैं कि 6 मीडिया वाले भी करेंगे। जब हम उनसे पूछते कहते 6 आपके लोग होंगे, 6 हमारी तरफ से अपॉइंटेड होंगे। ये वो कहते हैं कि मीडिया वालों के बीच करेगी गवर्नमेंट, करेगी गवर्नमेंट, करेगी गवर्नमेंट। ठीक है। ठीक है। जब दीगर इदारों में लोग कहते हैं ना कि हमने सुप्रीम कोर्ट का एक वकील रखना है, तो वो सुप्रीम कोर्ट बार को लिखते हैं, ठीक है, कि आपका एक नुमाइंदा हम रखेंगे। सही। अगर सुप्रीम कोर्ट का वही एक वकील रख लें जिसको ये जाली कोर्ट पे नाकर लाते हैं वकीलों के खिलाफ मुजाहरा करने के लिए, तो वकील तो वो भी होगा। ठीक है। इसलिए जो जर्नलिस्ट आज एक हफ्ते में 4 PFUJ बनी है, एक हफ्ते में 5 RAUJ बनी है, सही। ये कहेंगे ये नुमाइंदा तंजीमें हैं। ठीक है जी। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि ये 12 मेंबरों का चुनाव हुकूमत करेगी और फैसला हुकूमत का आखिरी होगा, और इसका इंचार्ज एक वजीर होगा या 22 ग्रेड का अफसर होगा। ठीक है। जो इस पूरे और ये आपको मंजूर नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अफजल भट्ट साहब मौजूद थे, बता रहे थे कि ये धरना किस लिए किया जा रहा है, मुतालबात क्या है, तहफ़्फ़ुज़ात क्या है, और इस पर बात हो भी नहीं सकती गवर्नमेंट के साथ। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। सुहेल बड़ाई साहब हमारे साथ होंगे। पंजाब के अंदर बिलावल भी हैं मौजूद। इसके अलावा अपोजिशन की सियासत क्या है समझने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। और प्रोग्राम के हिस्से में बात करेंगे कि पंजाब के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, ख़ास तौर पे सियासी तौर पे पीपल्स पार्टी बहुत एक्टिव है, बिलावल वहाँ पे जलसे कर रहे हैं। इसके अलावा PDM के भी जो दूसरे के ऊपर एक्यूजेशंस हैं, ये मामला किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है। सुहेल बड़ाई साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब टाइम निकालने के लिए। मेरे ख्याल आगाज़ करते बिलावल के जनूबी पंजाब मिशन के हवाले से। बिलावल बड़े जलसे कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, और बड़ी एक वहाँ पर ऐसा ही लग रहा है जैसे कोई छोटी मोटी इलेक्शन कैंपेन ही चला रहे हैं। क्या पकड़ा है ये जनूबी पंजाब में? बिलावल इतने एक्टिव क्यों है? मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का टारगेट है कि जनूबी पंजाब जो है वहाँ से कुछ सीटें ली जाएं, और ताकि अगला इलेक्शन जो है उसमें अगर पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनानी है फेडरल सतह पर, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पंजाब में से कुछ ना कुछ सीटें ज़रूर लेके जाएँ, और उसके लिए जनूबी पंजाब उसका जो टारगेट है वो लगता है। वहाँ पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भी है, वहाँ ऐसी कोशिश की जाए तो कामयाबी भी हो सकती है। तो मेरा ख्याल है इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी नुमायाँ कामयाबी नहीं हुई, क्योंकि अभी 2 साल इलेक्शन में पड़े हैं। वेट एंड सी लोग देखते हैं कि उस वक्त हवा क्या चलेगी और उसके मुताबिक फ़ैसला करेंगे। अभी तो लोग सबकी सुन रहे हैं, सबकी देख रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी डिसीजन का मौका जो है वो आ गया है। पंजाब में पीपल्स पार्टी की दोबारा अपनी जो इंक्रोच स्पेस है, या वो जगह जो बाकी और जमातों ने ले ली है, वो वापस हासिल करने के कितने इम्कानात हैं? क्या पीपल्स पार्टी के पास कोई प्लान है? उनके मैनिफेस्टो को पंजाब के लोग दिलकश समझते हैं, या बस पंजाब से अब पीपल्स पार्टी बस फ्रिंजेस पे ही ऑपरेट करेगी, सेंट्रल पंजाब में जगह नहीं बन पाएगी? मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने कोई अपने मंशूर में ऐसी तब्दीली की है, या कोई ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ें डाली हैं, या यूथ को अट्रैक्ट किया है, या कोई नए वोटर को अट्रैक्ट किया है। अभी तक तो जितनी भी कोशिशें की जा रही हैं, वो जो पुराने लोग होते थे
उन्हीं को राब्ता किया जा रहा है, उन्हीं से बात की जा रही है, पुराने वोट बैंक से अपील की जा रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब तक कोई नई बात नहीं की जाएगी, कोई नए तबकात को एड्रेस नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक कोई बात बनती नज़र नहीं आती। तो कर क्यों नहीं रहे, आपका क्या ख्याल है? क्योंकि अगर बिलावल खुद भी यंग हैं, यूथ वोट जो है पंजाब का वो उसको हर कोई हासिल करना चाहता है, चाहे वो PMLN हो, PTI तो करती है उनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ माइल। ये पीपल्स पार्टी क्यों नहीं ये कर रही? क्या उनको ये समझ में नहीं आ रही या उनकी स्ट्रैटेजी में ये है नहीं? मेरा ये ख्याल है कि ये चीज़ भी हर एक की अंडरस्टैंडिंग में नहीं आती कि क्या ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि जिससे वो सबसे पॉपुलर हो जाएं। ये भी एक पॉलिटिकल जो आर्ट है, ये किसी किसी को आता है। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आया, या फिर नवाज़ शरीफ को मौका मिला, या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मौका मिला। हर एक के पास ऐसी डगडगी नहीं होती कि वो डगडगी बजाए और सब लोग इकट्ठे हो जाएं। लेकिन बहरहाल इस आर्ट के बगैर आप मुल्क के वज़ीर आज़म बनना आपका मुश्किल होता है। फिर आप कोई डील तो कर सकते हैं, कोई इधर उधर से लॉबिंग तो कर सकते हैं, लेकिन जो पॉपुलर वोट लेके फिर आप जीत नहीं सकते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कोई अपने मैनिफेस्टो को कुछ ठीक करें, कोई ऐसे नारे बनाएं, कोई ऐसे तबकात को मुतासर करें जो आपके साथ नए जुड़ जाएं। और मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के साथ बहुत से लोगों की हमदर्दियां मौजूद हैं, लेकिन हमदर्दी और वोट लेने में भी फ़र्क है। लोगों की हमदर्दी मौजूद है, लेकिन वो वोट देने के लिए अभी पीपल्स पार्टी को तैयार नहीं है, क्योंकि वो उसको पोटेंशियल राइवल नहीं समझते। इक़्तिदार के जो आप यूँ समझें कि जो हो सकते हैं शेयर होल्डर, उनमें तो जब तक वो नहीं समझी पीपल्स पार्टी अपने आप को इस पोजीशन पे नहीं लेके जाएगी, उस वक्त तक लोग वोट नहीं डालते। ये जो आपने डील की बात की, पिछले हफ्ते आपने देखा होगा मौलाना फजल रहमान साहब का भी इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा कि यही तमाम जो पेशकश थी ये हमारे पास भी लेकर आए थे फैसला साज, हमने कबूल नहीं की, पीपल्स पार्टी ने डील कबूल कर ली। तो क्या पीपल्स पार्टी ने डील कबूल कर ली है? और अगर वो डील कबूल की है तो वो क्या डील है जो उन्होंने कबूल की है? ये तो बड़ी हैरान कुन बात है जो मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं। अगर तो सेनेट की एक सीट पे ही डील हो गई है तो फिर तो पीपल्स पार्टी वाह वाह। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, ये लॉजिक में, दलील में ये बात नहीं समझ आती कि सेनेट की एक सीट के ऊपर जो है वो सारी डील हो गई हो और पीपल्स पार्टी ने सिर्फ एक सीट लेने की खातिर सारा कुछ कर दिया हो। ये बज़ाहिर लॉजिक में और समझ में नहीं आता। मौलाना फजलुर रहमान का ये इल्ज़ाम जो है इसकी कोई तफसील नहीं आई। अगर कोई डील 2023 के इलेक्शन के बारे में है तो वो जाहिर है वो तो अभी अनफोल्ड होगी, अभी तो उसका कोई सिरा नज़र नहीं आता। अभी कोई ऐसी हमें एस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी भी नज़र नहीं आई बिलावल पर कि जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि बिलावल पर मेहरबान है और PTI पर मेहरबान नहीं है। तो इसकी भी कोई हमारे पास दलील नहीं है, कोई अब इसके पास हमारे पास सबूत मौजूद नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी क्या सुहेल साहब कोशिश कर रही है कि बातचीत से, कुछ राब्तों से आगे 2023 के बाद का जो मंजरनामा है विफाक में जगह हासिल कर ले, उसके लिए वो कुछ कंसेशंस दे रहे हैं मौजूदा हुकूमत को भी, एस्टेब्लिशमेंट को भी, इस तरह के इशारे हैं? देखिए, हमारे यहाँ तीसरी दुनिया में और बिलखसूस पाकिस्तान की मिसाल लें तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि बस आपने सिर्फ नारा मारना है और वोट लेने हैं। नहीं, आपको इसके पस मंज़र में मुज़ाकरात करने पड़ते हैं, आपको इसके पीछे से डील करनी पड़ती हैं, मुख्तलिफ जो अदारे हैं उनको एश्योरेंसेस करानी पड़ती हैं। ये सारा कुछ होता है, चाहे भुट्टो साहब थे, चाहे नवाज़ शरीफ थे, चाहे मोहतरमा बेनज़ीर थी। आप सारी हिस्ट्री पढ़ लें, सारी हिस्ट्री में आपको ये नज़र आएगा कि कभी भी इस तरह नहीं होता कि बस सीधे साधे इलेक्शन हो और इसके पीछे कुछ भी ना हो, ऐसा नहीं होता। तो अब भी डेफिनेटली इसके पीछे ये सब कुछ चल रहा होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी कोई एक कल्मिनेशन पॉइंट पे नहीं पहुंचा, ऐसी स्टेज पे नहीं पहुंचा जिससे ये कहा जाए कि अगला मंजरनामा मुकम्मल हो गया। अब मेरा ख्याल है कि ये डील इससे फलां की हो चुकी है, तो अब अगला जो है, अभी तक तो देखें जो डील चल रही है या जो मंजरनामा चल रहा है वो PTI का है, और अभी फ़िलहाल PTI को कोई चैलेंज भी नहीं है। तो इसलिए जब तक ये डील मुकम्मल नहीं होती
या ये डील सोर नहीं होती, खराब नहीं होती, उस वक्त तक किसी नई डील का इम्कान नजर नहीं आता। एक और बात भी की, ये राना सनाउल्लाह साहब ने जवाबी तौर पे की। उन्होंने कहा कि जब पीडीएम बिल्कुल अपने जोबन पे था, इस्तीफों की बात हो रही थी, टेम्पो बढ़ाने की बात हो रही थी, उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ने कहा जी कि इन हाउस तब्दीली की तरफ आप लोग जाइए। ये पीएमएलएन कहती है कि हमें उस वक्त ये बात कही गई थी। इसमें कितनी सदाकत है? और थे उस वक्त इस तरह के कुछ इशारे के लगे कि जैसे ये बात कही गई है पीएमएलएन को? मेरा ख्याल है ये हो सकता है, ये हो सकता है कि उन्होंने ये कहा हो कि बजाय जलसे जुलूस या लॉन्ग मार्च करने के आप अगर इन हाउस करें, और इन हाउस फिर किया, पीपल्स पार्टी ने किया इन हाउस, तो उसको थोड़ी बहुत कामयाबी भी मिली। ये हो सकता है कि इतना की इंडिकेशन जो है ये ज़रूर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दी गई हो। और दूसरा, वैसे भी लॉजिक में भी ये आता है कि अगर सारी जो अपोजिशन पार्टियां ये इकट्ठी हो जाए तो इनकी तादाद वैसे ही ज़्यादा है, तो ये किसी भी अहमक को भी अगर ये कहा जाए कि कौन सा रास्ता आसान है, क्या लॉन्ग मार्च करके हुकूमत को हटाना आसान है या पार्लियामेंट के अंदर लॉबिंग करके हटाना आसान है, तो हर कोई बताएगा भाई आपकी यहाँ टारगेट बड़ा आसान है, तो आप ये टारगेट लें। ये पंजाब के ऊपर बिलावल साहब बहुत फोकस करते हैं कि जी पंजाब में तब्दीली लेके आए, पंजाब में तब्दीली लेके आए। पीएमएलएन तो कहती है हम इसलिए तब्दील नहीं करेंगे कि भाई अब इस वक्त हम क्यों तब्दील करके इनको सियासी शहीद बनाएं, अब इनको अपनी गवर्नेंस का बोझ खुद उठाने दें। बिलावल ये सियासी स्टेटमेंट दे रहे हैं या वो वाकई बजिद हैं कि हो पंजाब में तब्दीली, कोई पीछे और उनके इसके मुहर्रिकात हैं? मेरा ख्याल है ये एक सियासी स्टेटमेंट है और नून के लिए बड़ी टफ ये चीज़ है कि नून की कमज़ोरी है। यूं समझिए कि नून ने ये जो यहाँ पर हुकूमत को चलने दिया है, ये नून के लिए कल को एक सियासी मसला बन सकता है, और बिलावल उसी ये जो कमज़ोरी है उसी को बार बार पॉइंट आउट करके नून का जो है वो अंदर की गलतियाँ जो है वो सामने ला रहे हैं। सही। अच्छा, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिना के बारे में भी कोई सुनगुन है, कोई छोटी मोटी ये चल रही है अभी? पहले ये शोशा ही छोड़ा जाता है ना, फिर देखा जाता है कि इसमें कितनी कोई दम है। या आपने सुना इसके बारे में मुस्लिम लीग जिना या कोई एक और नई पार्टी का? तजर्बे तो माजी में भी बहुत किए हैं, एक दोबारा शायद तजर्बा हो। देखिए, तजर्बा तो जब भी हो उसके लिए मुस्लिम लीग ही चुनी जाती है और माजी में भी कई इस तरह की मुस्लिम लीगें आ चुकी हैं, लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं है फ्रैंकली। अच्छा, चौधरी निसार साहब एक्टिव होंगे अभी या नहीं? वो वैसे कुछ थोड़ा बहुत इंटरव्यू देके आ जाते हैं खबरों में, या वो कोई अपना रोल देख रहे हैं अगले आने वाले चंद माह में? वो एक्टिव लगते हैं आपको सियासी तौर पे होंगे? मेरा ख्याल है वो पहले फैसला तो करें, या इधर जाएं या उधर जाएं, या नून में वापस चले जाएं या तहरीक इंसाफ में आ जाएं, कोई एक फैसला तो करें। वो मेरा ख्याल है कि उनको डिसीजन मेकिंग मुश्किल हो गई है अब, और मेरा ख्याल है कि अब वो अपने ये सारी जो लीडरशिप थी नून लीग की, ये सारी ने 30-30 साल 35-35 साल सियासत कर ली है। अब मेरा ख्याल है कि अब जो नई सियासत है इसमें इनका रोल कम नजर आता है। अच्छा, ये जो नई सियासत में आप कह रहे हैं, इसका मतलब है कि मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ साहब के जो इर्द गिर्द लोग हैं वो ओल्ड गार्ड भी है जो कहते हैं जी कि चलें, संभल के चलें, बातचीत करके चलें, और जो न्यू गार्ड है वो कहता है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो कौन हावी होता दिखाई दे रहा है जमात पे आपको? मेरा ख्याल है कि जो नून है अल्टीमेटली रीजन की तरफ जाएगी, जुनून से हटेगी, और इलेक्शन के करीब जाके रीजन से ही इलेक्शन जीता जा सकता है। जुनून से आप इलेक्शन की जो फजा है उसको तेज तो कर सकते हैं, अपने हक में तो कर सकते हैं, लेकिन जीत नहीं सकते। नवाज शरीफ साहब क्या जल्द वापस आए दिखाई दे रहे हैं, या इलेक्शन के करीब आएंगे, या इलेक्शन में भी नहीं आएंगे उसके बाद आएंगे? जितना देर करते जाएंगे उतना नून लीग के लिए भी देर होती जाएगी। नवाज शरीफ का यहाँ रहना या यहाँ की सियासत करना नून के लिए बहुत मस्ट है। जितनी वो देर वहाँ रहेंगे उतनी देर उनकी सियासत ठंडी रहेगी, उतनी देर उनकी सियासत में दमखम नहीं रहेगा। तो आते क्यों नहीं है? वो किस चीज़ का इंतजार करें? ये बात यकीनन उन्हें भी मालूम होगी, उनकी जमात भी उन्हें ये कहती होगी, चाहे वो ऊपर से ये कहें आए ना आए। लेकिन मेरा ख्याल है अभी इलेक्शन से पहले तो जरूर आएंगे, लेकिन इलेक्शन से जितनी पहले जल्दी आ जाए उतना अच्छा है।
और 2023 का जो इंतखाबी मुहिम है वो मरियम बीबी चलाएंगी या शहबाज साहब चलाएंगे? मुहिम तो मेरा ख्याल है कुलसूम जो मरियम साहबा चलाएंगी, और जो पार्टी की सदारत है वो उसी तरह शहबाज शरीफ चलाएंगे। और इलेक्शन वक्त से पहले होंगे यानी अगले साल होंगे, क्योंकि नवाज शरीफ अपनी तकारीर में ये कह रहे हैं कि बस आप कैंपेनिंग शुरू करें, इलेक्शन वक्त से पहले है। सो ये सियासी बयान है ये कुछ और? क्यों कराएंगे इमरान खान, क्यों इमरान खान वक्त से पहले क्यों कराएंगे? वो कह चुके हैं सर पहले कि करा भी सकता हूं मैं, क्यों ना लेंगे? हाँ कि करा भी सकता हूँ वो इलेक्शन कह सकते हैं, लेकिन आखिरी वक्त तक उस वक्त हुकूमतों पे प्रैग्मेटिज्म छा जाता है और वो कहते हैं कि आखिरी दिन तक हमारा फलां प्रोजेक्ट आ रहा है, फलां प्रोजेक्ट आ रहा है, देखें हमारी इंपोर्ट का बिल ठीक हो जाएगा, एक्सपोर्ट का बिल ठीक हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोग हैं जो ये रिस्क लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि सर कुछ अहम तैनातियां भी होनी है, कुछ आला अदलिया में तब्दीलियां होनी है, उसके पेश नज़र पहले इलेक्शन कराने की जो ये एक तजवीज़ है उनके अपने कैंप से ही होती है। सो उसमें आपको नहीं लगता कोई दम है? नहीं, वो भी तो उस पर भी बड़े सवाल है ना कि तैनातियाँ कब होनी है, तैनातियाँ कब तक हैं और उनके क्या असरात होंगे। ये जो अदलिया की तैनातियाँ हैं उसके हवाले से ये अफवाहें हैं कि भाई उससे इलेक्शन ऐसे वक्त में करवा लिए जाएं जबकि दोस्त अदलिया हो जी। तो मेरा ये ख्याल है कि ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ एक अदलिया की वजह से इलेक्शन जो है वो पहले साल करा लिए जाए। ओके, बहुत शुक्रिया सुहेल बड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद थे। मजबूर पर पंजाब के अंदर सियासत का हमने जायजा लिया। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर नूर मुकद्दम केस में जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, पुलिस ने चालान पेश कर दिया है और इंतहाई डिप्रेसिंग उसमें जो क्या कहते हैं गिल्ट के एडमिशन है वो सामने, आपको बताएंगे पूरे केस पे अब तक क्या अपडेट है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं जुल्करनैन हैदर साहब, नुमाइंदा AIY न्यूज़ के। नूर मुकद्दम केस को बड़ा क्लोजली ये फॉलो कर रहे हैं। इसमें जो बुरी चालान पेश किया गया है पुलिस की तरफ से, इस पर हम इनसे बात करेंगे, लेकिन आपको पहले बता दें इस चालान में लिखा क्या गया है, क्या खौफनाक डिटेल्स सामने आई हैं। शादी से इनकार पर ज़ाहिर जाफ़र ने नूर मुकद्दम को कमरे में बंद कर दिया और सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि किसी को अंदर ना आने दें। ज़ाहिर जाफ़र ने वक़ूए के रोज़ 4 बार अपने वालिद से फ़ोन पर रब्ता किया और उसके वालिद नूर मुकद्दम की कैद से वाकिफ़ थे। नूर मुकद्दम ने ज़ाहिर जाफ़र की कैद से 6 बार फरार होने की कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर जाफ़र के सिक्योरिटी गार्ड और माली की वजह से वो कामयाब ना हो सकी। नूर मुकद्दम एक बार कमरे से बाहर निकलने में कामयाब हो गई और घर के मरकजी दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड इफ्तिखार ने उसे बाहर नहीं जाने दिया। नूर मुकद्दम ने जान बचाने की एक और कोशिश करते हुए वॉशरूम की खिड़की से छलांग लगाई और दोबारा मरकजी दरवाजे की जाने भागी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसकी मदद करने के बजाय बेसमेंट में चला गया, जबकि माली मोहम्मद जान ने उसे मरकजी दरवाज़ा नहीं खोलने दिया। यहाँ से फिर ज़ाहिर जाफ़र नूर मुकद्दम को घसीटते हुए अंदर ले गया और उसे कत्ल कर दिया। ज़ाहिर जाफ़र ने नूर मुकद्दम का गला काट कर भी वालिद को कॉल की। उन्होंने कहा, ये देखिए ज़रा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं मामला संभाल लूँगा, मैं आपको निकालने और लाश ठिकाने लगाने के लिए लोगों को भेज रहा हूँ। ज़ाहिर जाफ़र के वालिद अगर पुलिस को इत्तला कर देते या मुलाजमीन नूर मुकद्दम को भागने से ना रोकते तो नूर मुकद्दम की जान बच सकती थी। ज़ाहिर जाफ़र का थेरेपी वर्क्स के अमजद महमूद के साथ जो झगड़ा था वो गलत फहमी में हुआ और थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन ने भी मुलजिम के इस फेल को छुपाने और शहादत ज़ाया करने की कोशिश की। थेरेपी वर्क्स के ज़ख्मी मुलाजिम अमजद ने वाक़े का इंदराज भी नहीं करवाया। तभी रिपोर्ट में सड़क पर हादसे को अपने ज़ख्मों की वजह करार दिया। पुलिस चालान में 12 मुल्जिमान के खिलाफ सबूत और 18 गवाहों की फहरिस्त भी अदालत में जमा कराई गई है। FIA से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन की फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद एक ज़िमनी चालान मजीद जमा कराया जाएगा। केस की अगली समाअत 23 सितंबर को है, जिसमें अदालत ने तमाम मुल्जिमान बशमूल जिनकी ज़मानत हो चुकी है सबको तलब कर रखा है। जुल्करनैन हैदर साहब, ये जो पहले तो बताइए जो केस है इसमें ये जो चालान पेश किया गया है इसमें जो मालूमात हैं ये कैसे सामने आई हैं, ये किस किस ने बयानात दिए हैं और जो पुलिस ने चालान दिया इसमें एग्जैक्टली किसने क्या बात पुलिस को बताई है? देखिए, जो अहम बात है वो ये है कि जो डॉक्टर अमजद है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और पहले पुलिस को भी बयान दिया। थेरेपी वर्क्स वाले उसने ही ये बात भांडा असल में खोल दिया था। उसने कहा कि जब उसके बाप का फ़ोन आया कि वो आउट ऑफ कंट्रोल है तो आप ज़रा जाके टेक केयर करें, और उसको जब सूरत हाल बताई तो वो कहते हैं कि बड़ा उन्होंने ठंडे अंदाज में कहा, अच्छा चले आप ना जाएं और इसको लेकर आएँ।
وہ کھل کے نہیں بتا رہے تھے، لیکن کہانی یہی تھی کہ ان کو کہا گیا تھا کہ لڑکی مر چکی ہے، آپ اس کو وہاں سے نکالیں۔ اب جو ملازم کہتا ہے، ملازم کے ساتھ جو ان کی لڑائی ہوئی ہے ملزم کی، یہ غلط فہمی، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید کوئی لڑکی کو بچانے کے لیے ہے، اس کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے بچانے والد صاحب نے اسی لیے اس نے اس نے غلط فہمی کا کہا اور وہ زخمی بھی ہو گیا۔ اس میں یہ دیکھیں آپ کہ اگر اس نے اس کے اوپر اٹیک کیا تھا تو یہ ایف آئی آر کراتے اس کے اوپر، انہوں نے نہیں کرائی۔ کیوں؟ کہ وہ ان کے ساتھ ایک طویل عرصے سے کام کر رہے تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے پیسوں کی بڑی آفر کی ہوگی کہ بھائی اتنے آپ کو پیسے دیں گے، آپ بس بچے کو وہاں سے نکالیں۔ لیکن وہاں پہ یہ ہو گیا کہ وہ اس وقت جوش میں تھا اور لڑ پڑا، اور یہ اس کو نکالنے میں ناکام رہے۔ ہمسایوں نے فون کر دیا، ہمسایوں نے پولیس کو فون کر دیا، کام خراب کیا، ورنہ پلان تو پورا تھا۔ پلان پورا تھا، پولیس آ گئی، اور جس کی وجہ سے یہ اس کو وہاں سے ریسکیو نہیں کر سکے۔ اگر یہ ریسکیو ہو جاتا تو پھر عین ممکن ہے، کیونکہ ٹکٹ تو ہوئی تھی یو ایس اے کی، تو اس کا جو منصوبہ تھا اس نے بھاگ جانا تھا، پھر تو بہت ہی مشکل ہو جانی تھی۔ لیکن پولیس پہنچ گئی، جس کی وجہ سے اب اصل جو چیز ہے کہ سزا اس کو کیسے ملے گی جو چلان میں، وہ ہے ایویڈنس۔ اصل جو ایویڈنس ہیں وہ ہیں آپ کے فرنزک کے، ڈی این اے میچ کر چکا ہے، لڑکی کا بھی لڑکے کا بھی۔ جو آلہ قتل ہے اس کے اوپر ظاہر جعفر کے نشانات مل چکے ہیں، پلس ویڈیو ہے، اس ویڈیو سے بھی آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے کہ یہی وہ ملزم ہے جو اس کو گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے۔ ایویڈنس جہاں تک بات ہے گواہوں کی، اس میں جو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ گواہوں والے معاملے میں پولیس کمزور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بند کمرے میں قتل ہوا ہے، جس کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اب دراصل گواہ وہ یہ ہیں کہ جو ملزم بھی ہیں، اور وہ گواہ کے طور پہ پیش ہوں گے کہ ہم وہاں پہ گئے تھے اور ہم نے یہ کچھ دیکھا۔ 12 جو ملزمان ہیں ان میں 6 تو تھراپی بس کے ملازم ہیں، ٹھیک ہے جی، پھر ڈاکٹر امجد ہو گیا، 2 ان کے مالی ہو گئے، اور 3 تو یہ خود ہو گئے جو ماں باپ اور یہ ہو گئے۔ گھر والوں پہ کوئی دباؤ کی صلح کی کوششیں، اس لیے کیونکہ اس میں دیت کا قانون بھی میرا خیال ہے وہ واحد ایک طریقہ کار ہے جس سے یہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ امریکن نیشنل ہے، اور امریکن کی عادت ہوتی ہے وہ اپنے جو ان کا شہری ہوتا ہے اس کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، وہ بالکل چاہے اتنا گھنونا کرائم بھی ہو، بالکل وہ کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان سے ساری تفصیلات بھی حاصل کی ہیں، اور اب ان کے پاس حل بھی یہی ہے، وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کے اہل خانہ کو کسی طریقے سے رام کر لیں کہ وہ معاف کر دیں۔ اگر وہ معاف کر دیتے ہیں تو یہاں پہ نہ تو اسٹیٹ کچھ کر سکے گی، پولیس تو کچھ کر ہی نہیں سکے گی، پولیس کہے گی ٹھیک ہے جی ہم، اور والدین ابھی تو فی الحال جو ہیں وہ ہاں بالکل۔ لیکن پولیس کی میں یہ بات ضرور تعریف کروں گا کہ ابھی تک ہم بھی اسی کا انتظار کر رہے تھے کہ کیا آیا کہ چلان میں کوئی گڑبڑ تو نہیں کی، چلان میں گڑبڑ نہیں کی، تمام چیزیں جو ہے وہ ایکوریٹ، سالڈ کیس ہے، اب ہے عدالت کے اوپر۔ اور ان کے ملزمان کے وکیل کے پاس بھی میرا نہیں خیال، اگرچہ انہوں نے ایک بڑا پائے کا جو ہے وکیل کیا ہے، خواجہ حارث صاحب جو میاں نواز شریف صاحب کے بھی وکیل تھے، وہ ان کو کیا ہے۔ بات ہوئی ہے کہ وہ کون سی چیز ہوگی جس کو وہ مدعا بنائیں گے کہ آیا کہ، کیونکہ ان کے پاس ایک ہی ہے کہ جی یہ آؤٹ آف سینس تھا، اس وقت ہوش میں نہیں تھا، انسینٹی کی یہ جو چیز ہے نا وہ ابھی تک ہے۔ کوئی خاص ٹریٹمنٹ ان کو جیل میں مل رہی ہے؟ خبریں آتی ہیں وہ بیوٹی پارلر جانا چاہتی ہیں، ان کو خاص ٹریٹمنٹ مل رہی ہے؟ کیمراز جو تھے پولیس نے بند کرا دیے تھے، وہ انہوں نے فون چھین بھی لیا عصمت بی بی نے۔ دیکھیں جیل میں پیسے والا جو بھی شخص جاتا ہے نا، تو یہ آپ بالکل ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ ضرور پولیس والے ویسے جو ہے خوش بھی ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ جی یہاں پہ وہ تو کہتے ہیں جی اچھا نیا مرغہ آ گیا، آسامی آئی ہے، ہمیں کچھ مل جائے گا۔ دیکھیں وہاں پہ سہولت سب سے کون سی ہوتی ہے کہ ایک ان کو گھر کا کھانا آ جائے وہ مل جائے، دوسری بات ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے وہ ان کو وہاں پہ مل جائے، یہ مین بڑی فیسلٹیز ہوتی ہیں، یا الگ سے کمرہ مل جائے ان کو، ورنہ مشقتیوں والا کام نہ کرانا پڑے۔ اس وجہ سے اب وہ سننے میں یہ بھی آ رہا کہ وہ رائے بھی اکیلا رہا ہے، 2 ان کے ساتھ اور رہتے تھے، ان کے ساتھ بھی اس نے لڑائی کی ہے۔ یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، اکٹھے سارے ایک ہی جگہ پہ، والدین علیحدہ ہیں، ماں تو obviously خواتین والے کو نہیں، تو باپ اور بیٹا جو ہے وہ علیحدہ بالکل لگے، کیونکہ ان کے اوپر تو ہے نا قتل میں معاونت کا۔ اب یہ قتل کے ہیں عام طور پہ یہ الگ رکھتے ہیں، تو یہ بھی ممکن ہے کہ دن کو الگ رہیں، رات کو ایک کمرے میں اکٹھے کر دیں، یہ بھی پاسبل ہے۔
لیکن یہ کیونکہ اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اپنی ماں کو بھی پہلے مار چکا ہے تو اس قسم کی حرکتیں کرتا رہتا ہے. تو ہو سکتا ہے جب بھی یہ خبریں چلیں اور دباؤ بھی آیا تو پولیس نے ان کو الگ ہی کر دیا ہو کہ کل کو ہمارے لیے کوئی اور ہو. بہرحال اڈیالہ جیل کے لیے تو یہ ایک بہت بڑی سونے کی چڑیا ہے. وہاں پہ ٹریٹمنٹ وی آئی پی ٹریٹمنٹ 100%. لیکن رپورٹ جو ہے اس سے ہم کافی مطمئن ہیں. پولیس ان سے خطوط پہ جو ہے انویسٹیگیشن کری. بہت شکریہ ذوالقرنین حیدر. ہم آپ کے بھی مستقبل میں بھی بلاتے رہیں گے اپڈیٹ کے حوالے سے. پروگرام کا ختم ہو گیا ہے. فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خداحافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.